सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव दिनेश माहुर और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 2 अहम फैसलों में सरकार ने आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत सी हेवी मोलासेस से उत्पन्न एथेनॉल का मूल्य तय कर दिया है और ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज की भारत में विश्वसनीय वैल्यू चेन बनाने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी अपनी मंजूरी दे दी है। आइए सुनते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन पर कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के बारे में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। 16,300 करोड़ रुपए का ये मिशन है और 6 वर्षों तक ये मिशन का इनिशियल फेज रहेगा। 24 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया। मिशन में जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना, बाहर दुनिया में जाके मिनरल ब्लॉक्स को अक्वायर करना। आइए सुनते हैं एथेनॉल से जुड़े अहम फैसले पर आज केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। किसानों को केवल पिछले ही जो एथेनॉल सप्लाई ईयर यानी अक्टूबर तक सप्लाई होती है एथेनॉल की, उस ESY में 40,000 करोड़ रुपए का पिछले साल बेनिफिट हुआ है। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज में अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 1,13,000 करोड़ रुपए का देश का फॉरेन एक्सचेंज बचा है एथेनॉल के इस प्रोग्राम से। और एनवायरमेंट को बेनिफिट अगर हम देखें तो 5.578 लाख मैट्रिक टन यानी 5.78 करोड़ मैट्रिक टन नेट कार्बन डाइऑक्साइड बचा। बहुत बड़ा ये लाभ है। इन महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं खनिज मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री देवेश माहुर और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। दिनेश जी, हरवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। धन्यवाद। दिनेश जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आज फैसला लिया गया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को जो मंजूरी दी गई है, हमारे लिसनर्स के बेनिफिट के लिए आप बता सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है इन्हें और कैसे ये हमारी इकोनॉमी के लिए उपयोगी हैं। मिनरल्स के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे कि मिनरल्स क्या होती हैं। जैसे आयरन ओर होता है, एल्युमिनियम होता है, बट कुछ मिनरल्स को क्रिटिकल क्यों बोला गया है ये महत्वपूर्ण है ये जानना। जैसे जो मिनरल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनका जो प्रयोग होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो चीजें होती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। और डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए उसके लिए प्रयोग होता है। और क्रिटिकल इसलिए भी बोलते हैं इसको कि इसका जो उत्पादन है वो बहुत हद तक कुछ कंट्रीज के पास ही है, जिससे कि कभी उस कंट्री के साथ में अगर कोई किसी तरह का पॉलिटिकल इशू आ जाता है तो वो हमारी सप्लाई चेन उससे की वजह से इफेक्ट हो जाती है। और कहीं हद तक क्रिटिकल बोलने का कारण ये भी है कि ज्यादातर जो मिनरल्स को क्रिटिकल बोला गया है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम लोग। कुछ मिनरल्स को तो 100% इंपोर्ट करते हैं, जैसे लिथियम हो गया, उसको 100% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हम ज्यादा इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमें फायदा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, क्लाइमेट कमिटमेंट किए थे भारतवर्ष ने, तो उसमें एनर्जी ट्रांजिशन जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज होती हैं, सोलर पैनल्स, देन विंड टर्बाइंस, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरीज वगैरह होती हैं, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स जो मैंने अभी बताया था उनका बहुत अहम भूमिका रहती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, हाईटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी में हो गया एरोस्पेस, न्यूक्लियर, स्पेस टेक्नोलॉजीज, इसमें भी बहुत योगदान है क्रिटिकल मिनरल्स का। फिर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स होती हैं, जो कि पोटास है, फॉस्फोराइट है, ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि उसके फर्टिलाइजर्स को बनाने में काम आते हैं और कहीं बहुत हद तक इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं इसमें। और जो ये पूरा मिशन है इसमें किस तरह का खर्च आएगा और कैसे आप बाकी जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर है किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होगी, मेन स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? जैसे इस मिशन का जो पूरा संचालन करेगा वो खान मंत्रालय से होगा
एंड इसके ऊपर सरकार की तरफ से जो खर्चा है वो 16,300 करोड़ का है, जिसमें से 2,600 करोड़ है जो कि बजट के द्वारा अलोकेट कर रहे हैं। बाकी 4,000 करोड़ जो हमारा एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके बजट में से खर्चा होगा। 8700 करोड़ रुपए जो एक एनमेट फंड होता है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट फंड होता है, उसमें से 8700 करोड़ रुपए का योगदान रहेगा और 1,000 करोड़ का योगदान रहेगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के R&D फंड्स होते हैं उसमें से रहेगा। तो कुल मिला के 16,300 करोड़ का सरकारी तौर पे होगा। फिर हम लोगों ने प्लान किया है कि 18,000 करोड़ का खर्चा जो हमारे PSUs वगैरह है उनको मोटिवेट किया जाएगा ये खर्चा करने के लिए। और जो प्राइवेट सेक्टर है, स्टार्टअप्स है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको ज्यादा बढ़ावा देने के लिए किस तरह का आपका प्लान रहेगा? जैसे अभी भी एक्सप्लोरेशन में जो मेन एजेंसीज हैं अभी हमारे पास में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट की एक एजेंसी है वो है, देन MECL है दूसरी, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, वो भी एक सरकारी कंपनी है। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन के लिए हमने 28 प्राइवेट एजेंसीज को एम्पैनल किया हुआ है, नोटिफाई किया हुआ है, जो कि एक्सप्लोरेशन करती हैं। उनको कुछ खर्चा एक्सप्लोरेशन का सरकार की तरफ से खर्चा भी दिया जाता है। और प्राइवेट कंपनीज या स्टार्टअप्स की जहां तक आप बात करते हैं तो उसमें जो हम 1,000 करोड़ के फंड की बात कर रहे हैं उसमें से काफी R&D प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो प्राइवेट कंपनीज के पास जाएंगे। ऐसे ही जो 87 करोड़ का हम एक्सप्लोरेशन फंड की बात कर रहे हैं उसमें से काफी जो फंड्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज को जाएंगे। आपने बताया कि एनर्जी ट्रांजिशन, नेशनल सिक्योरिटी, ये मेजर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिशन के। एनर्जी ट्रांजिशन की हम बात करें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो एक फैसला आज हुआ जिसमें फिक्स किया गया है जो प्राइस है एथेनॉल का सी हेवी मोलासेस के तहत जो उत्पन्न होगी एथेनॉल, हम आपसे जानना चाहेंगे हरवीर जी कि कितना अहम है ये फैसला और ये जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम है वो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए उसका क्या महत्व है? देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए दो तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो आर्थिक रूप से और एक पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है और पिछले करीब 10 साल में काफी इसमें तरक्की हुई है। जब इसके ऊपर फोकस होता है तो इस वक्त जो एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है वो करीब 15% के करीब पहुंच गया है और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025-26 का जो सप्लाई ईयर होगा, जिसे एथेनॉल सप्लाई ईयर हम बोलते हैं, नवंबर से शुरू होता है, उसमें 20% जाएंगे। इसका टारगेट पहले 2030 था, इसको हमने एडवांस किया क्योंकि सरकार ने प्रोत्साहन दिए एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए। उसके चलते जो अवेलेबिलिटी है एथेनॉल की वो काफी तेजी से बढ़ी है और इसी का फायदा हमें मिला क्योंकि अगर हम 20% की ब्लेंडिंग के लेवल पे जब पहुंचेंगे, तो आपको पता है कि हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसका बड़ा इंपोर्ट हम लोग करते हैं। हमारी डिपेंडेंसी आयात के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो उसमें हमारा एक तो विदेशी मुद्रा का खर्चा होता है और हैंडलिंग भी होती है, तो इससे बचेंगे। और साथ में जैसे मैंने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से एथेनॉल को एक क्लीन फ्यूल माना जाता है और साथ में ये भी है कि एथेनॉल का जो उत्पादन है वो हमारे जो कृषि उत्पाद है वहां से होता है। शुरू में अगर हम देखें तो गन्ना है, उसमें से जब चीनी बनती है तो उसमें जब मोलेसिस होता है जिसे हम शीरा बोलते हैं, एक बी हैवी मोलेसिस होता है, फिर उसमें से चीनी निकालते हैं, सी हैवी मोलेसिस बचता है। तो जो सी हैवी मोलेसिस है उससे जो एथेनॉल बनता है उसके लिए सरकार ने आज जो दाम तय किया है उसमें बढ़ोतरी की है। ये 56.58 था प्रति लीटर, इसको बढ़ाकर 57.97 किया। इसका ये फायदा होगा कि जो चीनी मिलें हैं उनके आर्थिक सेहत में सुधार होगा और साथ में जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनको वो समय से और बेहतर कीमत देने के लिए उनकी क्षमता बढ़ेगी। तो गन्ने के अलावा अब हम लोग ग्रेन बेस्ड एथेनॉल भी बना रहे हैं और जो मल्टी फीड प्लांट्स हैं, डिस्टिलरीज हैं जिनसे एथेनॉल बनता है, उसको भी प्रोत्साहन दिया गया। तो उसके चलते हम लोग यहाँ पर पहुंचे और इसका लगातार हमारी जो इकोनॉमी है और जो रूरल इकोनॉमी है और जो शुगर सेक्टर है उसको एक बहुत बड़े फायदे के रूप में इसका नतीजा हम देख रहे हैं। दिनेश जी, जैसा हमें हरवीर जी ने बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो रहा है, एग्रीकल्चर से भी जो उत्पाद निकल रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, उनसे हम अपने पर्यावरण को भी बेहतर कर रहे हैं। जो ये क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है ये कितनी एडवांस्ड है और ये कितना चैलेंजिंग मिशन है भारत के लिए? इसमें क्या क्या चुनौतियां आएंगी सामने? जैसे अगर आज की तारीख में हम लेके चलते हैं तो हमारे पास में अगर क्रिटिकल मिनरल्स जो कि 24 मिनरल्स हैं जो भारत सरकार ने
उसको डिफाइन किया कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसको अगर हम आज की डेट में हम माइनिंग कर भी लेते हैं तो हमारे पास में उसकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए हमें कुछ कंट्रीज में भेजना पड़ता है, जो कि बहुत ही लिमिटेड कंट्री है, 1 या 2 कंट्रीज हैं जिसमें कि वो प्रोसेसिंग होती है। ये जो टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जिसको अप्रूव किया है कैबिनेट ने, उसमें इस चीज के लिए भी फंडिंग रखी गई है कि जिससे कि भारत में प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग के कारखाने स्थापित किए जा सकें। जी, और श्री वैष्णव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि सारी जो रॉयल्टी है, बेनिफिट्स हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राज्यों में इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सो ये जब क्रियान्वित होगा मिशन, तो किस तरह का फायदा आप देखते हैं स्टेट्स को मिलता हुआ? फिस्कल उनकी हेल्थ इंप्रूव करने की दिशा में कितनी प्रगति होगी? देखिए, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जो भूभाग के ऊपर जो मिनरल्स होते हैं, उस पे स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है। और क्रिटिकल मिनरल्स की क्रिटिकलिटी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि उसका ऑक्शन केंद्र सरकार करेगी, लेकिन ऑक्शन करने के बाद में ये स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया जाता है। उसके बाद में उसका लाइसेंस इशू करना है, एलओआई इशू करनी है, उससे जो खनिज निकल के आएगा, जो उसकी रॉयल्टी होती है, वो रॉयल्टी सारी स्टेट गवर्नमेंट को ही जाती है। जो अलग अलग खनिज हैं उसकी रॉयल्टी भी अलग अलग होती है। उसमें से जैसे एक फंड होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनिंग से जो इफेक्टेड एरियाज हैं, पीपल हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाता है। एक ही फंड होता है जो कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन फंड होता है, एनमेट, जो कि भारत सरकार के पास आता है। उसको भारत सरकार डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए खर्च करती है। बाकी जितना भी रॉयल्टी वगैरह है वो सारी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। हरवीर जी, अगर आपके पास आए तो एथेनॉल के बारे में आप हमें ये बता सकते हैं कि एक ब्रॉडर लेवल पे इकोनॉमी को किस तरह का फायदा होगा, किस तरह के रोजगार उपलब्ध होंगे, और भंडारण, लॉजिस्टिक्स, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड डिस्टिलरीज के जो नेटवर्क है, उनका जो विस्तार इसके कारण होगा, वो कितना लाभदायक होगा पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए? देखिए, अगर हम देखें कि 2013-14 का जो एथेनॉल सप्लाई साल था, उसमें 38 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति हुई थी। और अगर हम जो चालू एथेनॉल सप्लाई ईयर जो चल रहा है 2024-25 का, उसमें हो सकता है कि 800 करोड़ लीटर तक चला जाए। 7 करोड़ पिछले एथेनॉल सप्लाई ईयर में रहा था, बल्कि 800 से भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि जो 2024-25 है उसमें 18% तक की ब्लेंडिंग हासिल करेंगे, बल्कि पिछले कुछ महीनों में इसका लेवल काफी ऊपर चला गया था, 18% तक गया, और 25-26 में 20% का जो टारगेट है। अब इससे क्या है कि देश में जो डिस्टिलरी की जो कैपेसिटी है एथेनॉल के लिए, वो 1713 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है पर एनम। इसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ एक्चुअली, जो गवर्नमेंट ने एक तो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया, और जो डिस्टिलरीज लगाने की जो प्रक्रिया थी, उसको प्रक्रिया को सरल किया गया और प्रोत्साहन दिया गया। और इन वर्षों में अगर हम देखें कि करीब 1,13,007 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की हमें बचत हुई है एथेनॉल की ब्लेंडिंग करने से। साथ में सरकार की कोशिश है कि जो ऑटो कंपनियां इस तरह के उत्पाद भी बनाएं जिसमें 100% एथेनॉल से, ये फ्लेक्सी फ्यूल जिसे हम लोग बोलते हैं, उस तरीके के उत्पाद बनाएं। तो यानी कि हम जहां क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट हम कर पाएंगे, साथ में जो हमारा पोल्यूशन का जो लेवल है उसको कम कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आज लिए गए अहम फैसलों पर चर्चा के लिए और बारीकियों पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी और हरवीर जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव दिनेश माहुर और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में